हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। लगभग 85 क्वेश्चंस टॉप क्वेश्चंस उठाए गए हैं आपको अर्थशास्त्र से, जो एग्जाम में बार बार आता है। और यह पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो या ITI हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। मैं खास करके एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो पूछता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपका पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक सब तो बता ही दिया मैं। इस तरह से आपको पता ही होगा कि मैं हिस्ट्री का एक वीडियो बना चुका हूँ। अब हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन है वो एक वीडियो में कवर कर लिया गया है। इसी तरह भूगोल को भी कर दिया गया है। अब इस तरह से मैं कर रहा हूँ आपका भारतीय अर्थशास्त्र का। इसी तरह आपका राजनीतिक शास्त्र का भी एक वीडियो ला दूंगा। उसके बाद आपका करेंट अफेयर का लाऊंगा, एग्जाम नज़दीक आएगा तब। तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन के कारण कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यक्त किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर पूंजीवादी, समाजवादी, ये दोनों अर्थव्यवस्था चलता है भारत में, तो इसीलिए भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मतलब इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर दिख, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का स्व अस्तित्व। मतलब यहाँ पर सरकारी भी कोई संस्था रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। तो जो प्राइवेट हुआ वो आपका निजी में आ जाएगा, जो सरकारी हो गया वो सार्वजनिक में आ जाएगा। ये दोनों का अपना अपना अधिकार होता है, कुछ नियमों का पालन करते हुए निजी जो होता है कंपनी चलाता है। लेकिन सार्वजनिक में क्या होता है कि जहाँ पर सिर्फ सरकार ही अपना नियम बनाएगी, वही अपना सब चीज़ रहेगी, वो जो कहेगी उसी तरह से कंपनी या कोई भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंपनी अपना खुद रूल बनाएगी। हाँ, कुछ ऐसा रूल बना दी जो लोगों के अनुकूल नहीं है तो वहाँ सरकार हस्तक्षेप करेगी, वरना और चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। तो आर्थिक मतलब विकासित माने विकसित है कि डेवलप क्या है यही बताना है। तो आपको पता है हम लोग विकासशील राष्ट्र में आते हैं। ठीक है, चाइना आपको देखते हैं इतना ज़्यादा डेवलप है, फिर भी चाइना विकासशील ही के अंतर्गत आता है। विकासशील देशों में ही वो अभी गिना जाता है, चाइना भी गिना जाता है, आपका भारत भी गिना जाता है। लेकिन डेवलप कंट्री में आपको पता होगा USA हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ये सब आपका डेवलप कंट्री है। लेकिन भारत क्या है, विकासशील राष्ट्र है। तो चलिए 4 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि ना आयात ना निर्यात, माने दोनों बंद हो, आयात निर्यात दोनों बंद हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ना कोई सामान भेजा जा रहा है ना कोई मंगवाया जा रहा है। अपना खुद उत्पादन करिए, अपना मार्केट में शेयर करिए और बेचिए, किनिए। यह ना दूसरे दूर से मंगाएंगे ना ही लाएंगे। इसे ही हम अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए 5 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो सर्वप्रमुख क्या कारण है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। सुनिए अब कौन कौन, परंपरागत कृषि व्यवस्था, हाँ सबसे ज़्यादा कृषि का ही है। उसके बाद आ गया देश के विशाल जनसंख्या, आपको पता ही होगा भारत में कितना जनसंख्या है, वर्ल्ड का दूसरा नंबर है जनसंख्या में। 1 नंबर पर कौन है? चाइना है। चलिए आई उद्योग का अल्प विकास, उद्योग अधिक मात्रा में यहाँ विकास नहीं हुआ है, लेकिन जनसंख्या में काफ़ी विकास हुआ है और कृषि में भी बहुत ज़्यादा विकास होता है। कृषि पर ही हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर, आर्थिक विकास का तात्पर्य है। क्या है आर्थिक विकास का तात्पर्य? तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी। तो देखिए क्या क्या है, घरेलू उत्पादन में वृद्धि। घरेलू उत्पादन माने घर में जो वस्तु बन रहा है, अपना लोकल जो बन रहा है उसमें वृद्धि हो, आर्थिक विकास का अर्थ है। और उत्पादन क्षमता में वृद्धि माने अधिक मात्रा में उत्पादन खुद करे, आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें, आयात ना करें।
देखते हैं ना, डेवलप कंट्री यही आर्थिक विकास का हुआ, जैसे अमेरिका हुआ, ज़्यादा सामान मंगवाता नहीं है किसी देश से या ज़्यादा भेजता है, लेकिन भारत में इसके उल्टा होता है, अधिक मात्रा में सामान मंगाया जाता है और कम उत्पादन किया जाता है। अब ये देखिए सी नंबर, आयात का सामान वितरण एवं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर होना कि खुद से बनाए और खुद ही उपयोग करे अपने देश में, दूसरे देश से ना मंगाए, तो यही हुआ आर्थिक विकास का तात्पर्य। इसमें जिस दिन चेंजिंग आ जाएगा, और लॉकडाउन के कारण मोदी जी बोले हैं ना कि आपका लोकल का वोकल बने, माने लोकल का बना हुआ वस्तु का इस्तेमाल करिएगा तभी ना लोकल वाला अधिक मात्रा में बनाएगा, तो अपना देश डेवलप करेगा। यह भी एक हमारे लिए अच्छा ही है एक लेखा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। हाँ देखिए, मुझे याद पड़ा, मैं मैथ का बनाया था आपका त्रिगोनोमेट्री का, उसमें सिर्फ मैं क्या किया, सूत्र का कैसे क्या होता है उस सब के बारे में बताया। तो मैं चाहता हूं कि अब सिर्फ क्वेश्चन ही डालना शुरू करूंगा, ठीक है। मतलब त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन को हल कराकर अच्छे तरह से आपको समझा दूंगा। यही आपका फार्मूला वाला छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक वीडियो में और सारा ख़त्म कर दूंगा फार्मूला, चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उसको ख़त्म कर दूंगा, वरना मैं क्वेश्चन ही सिर्फ कराते चलूँगा हर चैप्टर का, मैथ के हर चैप्टर का क्वेश्चन ही कराते चला जाऊँगा। तो कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में वो मैथ ही का होगा, वो मैं सिर्फ क्वेश्चन कर दूँगा। तो चलिए अब 7 नंबर पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे। अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में शामिल है, तो क्या शामिल है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रथम में क्या है, कृषि है आपका, वन है और उत्खनन, ये सभी प्रथम में आता है, ठीक। प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, मूल रूप से कृषि, वन हो गया और उत्खनन हुआ, ये आपका तीनों प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब आइए 8 नंबर, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तब सेवा क्षेत्र जो है वह तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन ये अभी पूछ देगा कि आपका कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो वह प्राथमिक में आता है, और सेवा क्षेत्र किस में आता है, तो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, तो कौन करता है, तो वह करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। चलिए 10 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार है, तो क्या आधार है, तो वो है 1999 से 2000 के बीच। उस समय एक बना था आधार कि हाँ इस आधार पर राष्ट्रीय की आय मतलब गिना जाएगा, तो उस समय जो आधार बना था वो 1999 से 2000 में बना था, उसी के आधार पर अभी तक चला आ रहा है और उसी तरह से राष्ट्रीय आय की गणना हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा 1999 से 2000। चलिए 11 नंबर, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, तो 11 का ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, अब किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो वो है आपका तृतीय क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा आपका राष्ट्रीय आय में योगदान होता है। अब सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है तृतीय में, ये जितने भी आपका नौकरी हो गया, ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और सेवा क्षेत्र किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में। और जितने भी आपको जॉब दिख रहा है, मतलब जितने भी भारत में जॉब है वो सभी सेवा क्षेत्र के अंदर ही आता है, तो उससे ही सबसे ज़्यादा भारत सरकार को फ़ायदा होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था, तो वो लगाए थे आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का भीष्म पितामह भी कहते हैं, या ओल्ड मैन भी बोला जाता है, क्योंकि यह उस समय सबसे पुराने और विद्वान आदमी थे उस समय के ज़माना में, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत थे। यह पहले भारतीय हैं जो ब्रिटेन के संसद में यह अपना स्थान बनाया था, वहाँ पर चुने गए थे, ठीक है। तो प्रथम भारतीय थे, तो इनसे क्वेश्चन इतना बन सकता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए 14 नंबर, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज़्यादा योगदान आपका सेवा क्षेत्र का, मैं बताया ना आपको, और सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय की सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विजन 2020 क्या है? तो इंडिया विजन 2020 क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र है आपका इंडिया विजन 2020। लेकिन ऐसा हुआ, आपको पता ही है कि 2020 में कोविड आ गया, तो पूरा वर्ल्ड का ही इकनॉमी नीचे चला गया है। भारत तो भारत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, क्योंकि अब इस समय भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो इससे क्वेश्चन उठा सकता है, ये पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? किस प्रकार की किस्म पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, मतलब हर क्षेत्र में आपका बेरोजगारी है। आपका कृषि हुआ या सेवा क्षेत्र हुआ, सेवा क्षेत्र क्या मतलब जॉब क्षेत्र में हुआ या इंडस्ट्री क्षेत्र में हुआ, हर क्षेत्र में से अगर बेरोजगारी पाया जा रहा है तो उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए 18 नंबर क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो कौन सी बेरोजगारी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय है। क्या है? चक्रीय है आपका। एक मिनट, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी वो है प्रच्छन्न। ऑप्शन नंबर ए सी नहीं होगा, प्रच्छन्न होगा। अब से कर दो, हाँ चलिए, माने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाया जाता है उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न मतलब कुछ समय के लिए बेरोजगार हुए, फिर अपना, जैसे कृषि हुआ, मान लीजिए इस बार आपका नहीं हुआ ज़्यादा उपज तो बेरोजगार हो गए, लेकिन अगले बीट आपका अच्छा उत्पादन हो गया तो बेरोजगारी से अब आ गए बाहर, तो इसीलिए उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। चलिए 19 नंबर, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो वह प्रयोग करता है ऑप्शन नंबर बी, डी टी लकड़वाला के सूत्र पर। चलिए 20 नंबर, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो किस में रही है? तो वो रही है निर्माण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, निर्माण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अवसर मिला है आपको रोजगार देने के लिए। देखते हैं कोई कंपनी बना है या कोई कंपनी बन रहा है या कोई घर बन रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रोजगार मिलता है, इसीलिए निर्माण क्षेत्र लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बहुत लोग ऑप्शन डी मार देगा पर ये गलत हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो क्या था? तब वो था ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। क्या था अंत्योदय कार्यक्रम का अर्थ क्या था, मतलब उस मेन उद्देश्य क्या था कि गरीबों में जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसी को मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अंत्योदय के तहत ही न किसी को घर बनाने का पैसा मिलता है या ये सभी, तो वही उसके अंतर्गत आता है। चलिए 22 नंबर, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। कुटीर उद्योग योजना का यही संबंध है कि मैं जहाँ पर बिजली नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र है, अब वहाँ बिजली नहीं पहुँच रहा है और गरीब लोगों को वहाँ पर बिजली देना, यही आपका उद्देश्य संबंध है आपका कुटीर ज्योति योजना से। चलिए 23 नंबर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वो करता है विश्व बैंक से। ठीक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वो विश्व बैंक करता है। चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए
24 नंबर, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो किसका देन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। ठीक, महबूब उल हक का देन है आपका SDI का, माने मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? तो वो है महबूब उल हक का देन है। चलिए 25 नंबर, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उसमें शामिल होते हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। माने ये 3 गो चीज़ को तैयार किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, माने साक्षरता, हाँ, तो पूरे मानव में कितने लोग साक्षर हैं यह बात तैयार करता है आपका ये मानव विकास सूचकांक। या फिर ये भी तैयार करता है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना है, कि मतलब एक आदमी के पास कितना रुपया है फिलहाल में, वो बताता है। ये जीवन प्रत्याशा, मतलब कितने लोग अच्छे तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, यह भी बताता है आपका मानव विकास सूचकांक। चलिए 26 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तब वह की गई आपके 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू हुआ 2 फरवरी 2006 को। चलिए 27 नंबर, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहल का था आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ही ने पहली बार आपका मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना संबंध है, तो भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। चलिए 29 नंबर, प्रधानमंत्री सड़क योजना को प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया? तो वो किया गया 25 दिसंबर 2000 को। उस समय सरकार किसके थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, तो उसी समय शुरू हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो 25 दिसंबर 2000 को यह शुरू हुआ था। चलिए 30 नंबर, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो वह की गई 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक कल्याण योजना शुरू हुआ 2005 को। चलिए 31 नंबर, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, तो योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं का घटना और निर्धारणता उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है आपका जिम्मेवारी योजना आयोग का। ठीक है, अब योजना आयोग का अब नाम बदल कर हो गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग यह चेंज हुआ आपका 2014 में। ठीक है, जब मोदी सरकार आए तो योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिए? नीति आयोग। ठीक है, और इसका हेड जो होते हैं नीति आयोग के, प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, यह गैर सरकारी संस्था है, मतलब यह कोई संविधान में लिखा नहीं है कि हाँ यह संस्था है, यह गैर सरकारी है आपका नीति आयोग। अब ये पहले क्या था? योजना आयोग। तो पूछ देगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी थे आपका योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है इनके अध्यक्ष नीति आयोग के? तो वो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? माने कि हाँ फाइनली हो गया, ये बन गया, तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तैयार कौन करता है पंचवर्षीय योजना? तो योजना आयोग। और अभी कौन करता है? तो नीति आयोग। लेकिन पूर्ण रूप से फाइनली उसको साइन करता है कि हाँ पास हो गया, तब वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद ही इसको अनुमोदित करता है कि हाँ ये योजना ठीक है। चलिए 34 नंबर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो आपको पता है प्रधानमंत्री होता है, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चलिए योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, आ गया ना? तो पदेन अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, तो कैसे की गई? तो वह की गई ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव ये अभी पास करके ही बना कि हाँ ये बनना चाहिए नीति आयोग कि हमारा 5 साल का स्ट्रेटेजी क्या होगा, पूरे देश में किस तरह से चलाएंगे, यही तैयार किया जाता है इसमें 5 साल का। चलिए 37 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तब होता है प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। यहाँ पर देख रहे हैं अनुमोदित कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना का बनाता है और इसका भी आपका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, और इसका भी होता है प्रधानमंत्री ही। तो मूल रूप से मानिए प्रधानमंत्री ही पास करते हैं आपका किसी भी योजना को, मतलब पंचवर्षीय योजना को फाइनली झंडी दिखाते हैं आपके प्रधानमंत्री ही। तो ध्यान हो गया आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्या था ये आपका? हाँ 37 नंबर हो गया। अब 38 नंबर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई आपका 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया, बनाया गया कि हाँ 5 साल का हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगा। आगे देखते हैं। देखिए 39 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? आपको पता है कि 3 गो क्षेत्र है। अब 3 क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो वही उसी के अनुसार बताइए किस क्षेत्र पर ज़्यादा बल दिया गया। तो वह दिया गया कृषि में, क्योंकि हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसलिए प्रथम योजना में, पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया कि हाँ कृषि को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? अब किस मॉडल पर आधारित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो आपको पता है कि 5 साल के लिए होता है। तो आपको पता है कि 1951 में पहल का आया था, तो ये 5 साल जोड़ दीजिए 56। तो दूसरा का कब शुरू हुआ होगा? तो आपका 57 से लेकर, मतलब 56 से लेकर आपका 5 साल जोड़ दीजिए 61 तक चला दूसरा का। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। चलिए 41 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका 1952 में किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में योजना अवकाश था, तो योजना अवकाश क्या था? तो वो था 1966 के सूखे के बाद। ठीक, योजना अवकाश क्या था? तो 1966 के सूखे के बाद योजना अवकाश था। मतलब योजना आयोग उस समय लागू नहीं किया गया था 1966 में। और उस समय क्या था? अकाल भी आया था, प्लस में युद्ध भी हुआ था पाकिस्तान से 65 का जंग, इसीलिए स्थगित कर दिया गया था पंचवर्षीय योजना को। चलिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो कब की गई? तो वो की गई आपका ये सभी। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, तो 21 योजना के, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वक्त ही ये 3 गो कंपनी को स्थापित किया गया था भारत में। तो ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था स्थापित? तो वो द्वितीय, या भिलाई था या दुर्गापुर, तो ये सभी द्वितीय ही आ जाएगा। चलिए 44 नंबर, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्रति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया? तब वह किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? पाँचवीं। ठीक, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना बना था उसी में यह ज़्यादा ध्यान दिया गया, गरीबी हटाओ और तथा आत्मनिर्भरता की प्रति। यह योजना शुरू हुआ था आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू हुआ था पंचवर्षीय योजना। अब यही वो ज़्यादा बल दी थी आपको गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता पर। चलिए 45 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो कितना प्रतिशत किया गया था? तो वो किया गया था 8%। ठीक है, 8% निर्धारित किया गया था। चलिए 46 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो क्या अवधि है? तो वो है आपका 2007 से 2012। ठीक है,
2007 से 2012 है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो अभी कौन सा चल रहा है आपका, तो इसमें 5 को जोड़ दीजिए, तो 11वीं के बाद 12 भी हो जाएगा आपका, 12 से लेकर 17 तक। अब फिर तो अभी हम लोगों का 13वां चल रहा है, 13वां पंचवर्षीय योजना चल रहा है। अभी तो पंचवर्षीय योजना अब नीति आयोग ही तैयार करता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सेशन कौन सा है, तो 2017 से लेकर 2022 तक का योजना है आपका, पंचवर्षीय योजना है आपका, इस बार का 13वां नंबर। चलिए 47 नंबर देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है, तब वो किया गया है 9%। ठीक है, 9% किया गया था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए 48 नंबर, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, अभी तो सब करे हैं आपका, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि केंद्र सरकार ही सीमा शुल्क पर वही टैक्स लगाती है, आयकर भी वही लगाती है और निगम कर भी वही लगाती है, केंद्र सरकार ही। कुछ ही है जो राज्य सरकार लगाती है, लेकिन ये 3 को जो दिया है एक केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। चलिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है, तो अप्रत्यक्ष कर आपका ई सभी है, मतलब उत्पादन शुल्क, तट कर, सीमा शुल्क, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि वो घुमा कर लेगा, किसी के माध्यम से आपसे सरकार टैक्स लेगी। जैसे कि उत्पादन शुल्क, आप किसी चीज़ बना रहे हैं, तो कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, तो कंपनी वाला खुद उसको टैक्स दे दिया है सरकार को, लेकिन हर वस्तु पर 1 रुपया या 1 पैसा 2 पैसा टैक्स लगा दिया गया है। अब आप खरीद रहे हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप फिर भी टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो यह हुआ अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष है कि वो डायरेक्ट आपसे लेगा, ठीक है, डायरेक्ट आपसे जो पैसा लेता है वो प्रत्यक्ष कर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, रेखीय समिति का संबंध है, तो रेखीय समिति का संबंध क्या है, तो वो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है, चलिए बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है, तब बिक्री कर जो है आपका राज्य सरकार का है। बोले ना कि कुछ टैक्स राज्य सरकार भी लगाती है, तो ये बिक्री कर जो है ये राज्य सरकार ही लगाती है, और इसी से ज़्यादातर फायदा होता है सरकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, तो किससे होती है, तब होती है निगम कर से। ठीक है, निगम कर का मतलब सड़क पर आप जाते हैं, परिवहन करते हैं, तो टोल प्लाजा होता है, वहाँ पर टैक्स देते हैं, तो वहाँ रोड टैक्स हुआ, तो सड़क तो वही हुआ निगम कर। ठीक है, तो भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है किससे, तो निगम कर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है, तो वो माने प्रत्यक्ष कर कौन सा है जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है सरकार को, तो वह होता है आपका आयकर से। जो टैक्स लोग भरते हैं ना कि अधिक पैसा है तो वह टैक्स भरते हैं। देखिए आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप देखते हैं ना कि अक्षय कुमार को दिखाता है कि हाँ इतना करोड़ टैक्स भर दिए, या आपका कपिल शर्मा भी भरा था सबसे ज़्यादा टैक्स, तो वो डायरेक्ट टैक्स हुआ आपका, तो वो आयकर टैक्स हुआ। चलिए राजा चलैया समिति का संबंध है, तो राजा चलैया समिति का क्या संबंध है, तो वो कर सुधारों से है। कर सुधारों समिति से आपका संबंधित है राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधारों से, मैंने कर सुधारों यह समिति एक बनाए थे राजा चलैया। चलिए 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपका विजय केलकर, ऑप्शन नंबर डी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय केलकर, वो वर्तमान में का बात कर रहा है। ठीक है, विजय केलकर है। चलिए 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की है, तब वह की है आपके 30.5% की सिफारिश की है। चलिए 57 नंबर, वैट किस प्रकार का कर है, वैट किस प्रकार के कर है, तब वो है आपका प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर किस तरह का है, तब वह भी प्रत्यक्ष ही है, और वैट भी प्रत्यक्ष कर है। चलिए भारत में वैट कब से लागू हुआ, तो भारत में वैट लागू हुआ 1 अप्रैल 2005 से। 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ आपका
बैठकर। चलिए 59 नंबर, भारत की विधिग्रह मुद्रा है, तो भारत की विधिग्रह मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया। भारत की विधिग्रह मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब मुद्रा पूछ रहा है कि हम लोग का भारत का क्या है, तो रुपया। जैसे अमेरिका क्या है, तो डॉलर है, उसी तरह से। चलिए 60 नंबर, राज्य सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो अभी अभी हुआ था, आपको क्या हुआ था? विमुद्रीकरण। मतलब विमुद्रीकरण माने पुराने पैसे को बैन करना और उसी के जैसा नया पैसा लाना, उसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। चलिए 61 नंबर, वह अवस्था, मुझे कमेंट में बताइए कि किस दिन हुआ था आपका ये विमुद्रीकरण भारत में, कमेंट करके बताइएगा। चलिए 61 नंबर, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता और कीमतें बढ़ जाती कहलाती है, तब वह क्या कहलाती है? तब वह मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति मतलब जिसे मुद्रा का मूल्य गिर गया, मतलब कहने का मतलब है कि पहले 1 रुपये में 5 गो वस्तु मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया कि 10 रुपये में 5 गो वस्तु मिल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि मुद्रा का जो वैल्यू है वो गिर गया और कीमत बढ़ गया ना, कीमत 5 गो वस्तु का 10 रुपये दे रहे हैं, कीमत बढ़ गया, तो उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? तो वो होता है ऋणी को। क्या होता है? ऋणी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ऋण मतलब जो कर्ज लेके रखा है उसको ज़्यादा लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? बताइए कब, मतलब कितने बार हो चुका है? तो हो चुका है 3 बार। ठीक है, 3 बार हो चुका है आपका विमुद्रीकरण। एक तो हो गया आपका 2018 में कि 17 में, 2017 में हो गया था, उसके पहले इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था, और फिर उसके बाद नेहरू जी थे उस समय हुआ था। तो ये 3 बार हुआ है आपका मुद्रा का अवमूल्यन। चलिए 64 के देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपको पता होगा RBI। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट की RBI की स्थापना कब हुआ था? तो ये वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को RBI के स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय उस समय कहाँ था? तो वहाँ उस समय कोलकाता में था। अस्थायी रूप से नहीं था, लेकिन वहीं पर पहले बनाया गया था। कोलकाता में बना था 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन 1937 को अस्थायी रूप से RBI के मुख्यालय बना दिया गया। कहाँ पर? तो मुंबई में बना दिया गया। कहाँ पर? मुंबई में बना दिया गया आपका अस्थायी रूप से RBI का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुरू में कहाँ पर आपका मुख्यालय था RBI का, तो समझ गए। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखिए, क्वेश्चन आ ही गया कब हुआ था, तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। चलिए 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो यही बैंक है आपका RBI ही है। RBI में कोई व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता, यह सिर्फ जितने भी भारत में बैंक है उसका संचालन करती है ये। चलिए 67 नंबर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो होता है आपका वित्त सचिव और भारत सरकार का। ठीक है, वित्त सचिव का आपका हस्ताक्षर होता है 1 रुपया के नोट पर। बाकी सब जितने भी नोट हैं उस पर RBI के गवर्नर का होता है। RBI के गवर्नर का साइन होता है आपका। 1 रुपया के नोट छोड़कर बाकी जितने भी नोट हैं उन सब पर आपका RBI के जो गवर्नर रहेंगे वर्तमान में, उन्हीं का हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तब वो अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तब वह की गई आपके 1955 में। देखिए जो इंपीरियल बैंक था
पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, इसको बाद में 1955 में एसबीआई के नाम से जाने जाने लगा। तो आप बोल सकते हैं कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ, तो 1955 में। अब आरबीआई के कब हुआ था, अभी अभी मैं बताया, तो आरबीआई के 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, और भारतीय स्टेट बैंक के 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक के पहले क्या नाम था, तो इंपीरियल बैंक नाम था। तो क्लियर हो गया। चलिए, भारतीयों द्वारा समिति देवताओं वाले संचालित पहला बैंक था, तो कौन सा बैंक था, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, अवध कमर्शियल बैंक यही था। चलिए, 71 नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वह की गई आपका 1956 में। ठीक, 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किया गया। चलिए, 72 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है, तो क्या है, तो वो है आपका 5 गो है। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक कितने हैं, तो 5 गो है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में चेंज हुआ होगा क्योंकि इधर बहुत से बैंक को विलय किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 5 फिलहाल के अनुसार। चलिए, नरसिंहम समिति संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वह बैंकिंग संरचना सुधारों से नरसिंह समिति संबंधित है। ये जो समिति होता है संबंधित, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बार बार इसी तरह के क्वेश्चन उठाता है। चलिए, 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, तो कौन रखती है, तो वो रखती है सेबी शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। चलिए, 75 नंबर, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो कौन सी है, तो वो है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड है आपका, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध है, नाबार्ड द्वारा इस पर किया जाता है। चलिए, 76 नंबर, नाबार्ड की स्थापना बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना हुआ था आपका 1982 में। ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। चलिए, एक बार रिवाइज कर दूँ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, एसबीआई की स्थापना 1955 को, ठीक है, और नाबार्ड की स्थापना 1982 को। याद हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदड़िया और तेजरिया शब्द वाली किससे संबंधित है। देखिए, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यह शब्द किससे संबंधित है, तो यह है आपका शेयर बाजार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार से संबंधित है। कौन, मंदड़िया और तेजरिया शेयर बाजार से संबंधित है, इसे पूरा दिमाग में उतार लीजिएगा। चलिए, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, तो टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है निक्की। क्या है, निक्की। ठीक है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, निक्की। चलिए, 79 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी, तो क्या थी, तब वह थी आपका 1.21 अरब थी भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार। अभी कितना हो गया, तो 1.35 हो गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 और 11 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशमिक दृष्टि दर कितनी रही है, तो वह रही है आपका, दशमिक दृष्टि रही है आपके ऑप्शन नंबर सी 17.7% रही है। चलिए, 81 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितना, माने लिंगानुपात कितना है, तो वह है 943। माने 1000 लड़का के लिए 943 गो लड़की है। मतलब हमेशा आपका कितने लड़के को शादी नहीं करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका 57 लड़के को कुंवारा रहना पड़ेगा लिंगा अनुपात के अनुसार। चलिए, 82 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, तो भारत की साक्षरता दर है आपका 73%। कितना, 73% है साक्षरता दर 2011 के अनुसार। चलिए, 83, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ है, तो वो है केरल में। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घनत्व है, तो कितना है घनत्व, तो वो है आपका 382 है। ठीक है, 382 घनत्व, जनसंख्या घनत्व है। चलिए, 50 नंबर,
अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा करती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। तो ये था आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। अब आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। तो अच्छा लगा है तो ही लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।